हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 15 अक्टूबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग हम ले रहे हैं कि शिवलिंग को पहुंच सकती है क्षति, इसलिए कार्बन डेटिंग की अनुमति नहीं। और ये जो फैसला दिया गया है वो निचली अदालत द्वारा दिया गया है। और सबसे जो मांग की जा रही थी कि जो शिवलिंग निकला है, जो हिंदू पक्ष द्वारा शिवलिंग माना जा रहा है, उसको उसकी कार्बन डेटिंग कराई जानी चाहिए ताकि वो कितना पुराना है इसकी स्थिति क्लियर हो सके। इस पर निचली अदालत के जज ने, यानी कि जो निचली जिला अदालत के जज हैं अजय कृष्ण विशेश्वर ने, इस पूरी याचिका को निरस्त कर दिया है और उन्होंने बोला है कि कार्बन डेटिंग से शिवलिंग को नुकसान पहुंच सकता है, इससे धार्मिक भावनाओं को भी चोट पहुंच सकती है। जिला जज ने पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे से भी इनकार कर दिया है और कहा है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वे को निर्देश देना उचित नहीं होगा कि वह शिवलिंग की आयु, प्रकृति व संरचना का निर्धारण करे। जज ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जो पक्षकार हैं, यानी कि मंदिर पक्ष की जो वादी हैं, मंजू व्यास, रेखा पाठक, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, इनकी ओर से जो प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था जिला जज की अदालत में, वो एक तरीके से खारिज कर दिया गया है। ये 16 मई को ज्ञान व्यापी परिसर में हुई एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही के दौरान मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर फैसला सुनाया गया है। तो इसमें यह जान लीजिए कि कार्बन डेटिंग होती क्या है। देखिए, कार्बन डेटिंग की मदद से पुरानी चीजों की उम्र का पता लगाया जाता है। चीजें अपने आसपास के वातावरण से कार्बन अवशोषित करती हैं। इस कार्बन से, यानी कि इस कार्बन में एक निर्धारित या निश्चित मात्रा में प्राकृतिक रेडियो एक्टिव कार्बन, जिसे C14 बोला जाता है, वो मौजूद होता है और वो एक लेयर बनाता चला जाता है। जैसे इस शिवलिंग पर एक लेयर बनती चली गई। अब इस लेयर के परीक्षण को ही C20 इसलिए नाम दिया जाता है। लेयर दर लेयर देखी जाएगी कि ये कितनी पुरानी है और इससे ही इसकी उम्र निकाली जाएगी। तो हालांकि कोर्ट ने इसको मना कर दिया है। अब आगे अगर ये सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा तो उसमें क्या फैसला आएगा, ये देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारत चीन अगले दौर की सैन्य वार्ता जल्द करने पर सहमत। देखिए, पूर्वी लद्दाख में जो गोगरा और हॉट स्प्रिंग इलाके से हालांकि सेनाएं पीछे हट गई हैं, लेकिन अभी भी इसमें तनातनी कम नहीं हुई है और इसमें अभी और भी वार्ताओं का दौर जारी रखने की बात कही गई है। इसमें वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर एरिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में WAMCC बोला जाता है, उसकी जो बैठक हुई है, तो बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति को लेकर चर्चा की गई। सहमति बनी कि सीमा पर शांति बहाली और द्विपक्षीय संबंधों को पूरी तरह सामान्य बनाने के लिए सैन्य स्तर पर जल्द वार्ता होगी। पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ के बाद से ही सैन्य कमांडरों के स्तर पर और WAMCC के तहत कूटनीतिक स्तर पर वार्ता का दौर जारी है और 25 दौर की बैठक हो चुकी है, जबकि सैन्य कमांडर स्तर पर 16 दौर की बैठक हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि पंजाब हरियाणा में SYL यानी सतलुज यमुना लिंक का जो मुद्दा था उस पर सहमति नहीं बन पाई है। और इसमें ये जो असल में विवाद है ये 1966 का है, जब से पंजाब और हरियाणा का अलग अलग गठन हुआ था। उसमें ये सहमति बनी थी कि पंजाब जो है वो 7.66 जो 7.66 मिलियन एकड़ फीट यानी MAF में से 4.23 MAF हरियाणा को देगा, जिस पे पंजाब सहमत नहीं हुआ था। उसके बाद ये 1995-96 में मामला कोर्ट में चला गया था। उसके बाद से इसमें लगातार कोर्ट द्वारा ये अवसर दिया जा रहा है दोनों राज्यों को कि वो आपसी सहमति से इसका खुद से चुनाव कर लें, बातचीत कर लें, समझौता कर लें। लेकिन दौर पर दौर लगातार ये वार्ताएं विफल होती जा रही हैं और इसमें एक बार फिर जो नई सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की और जो नए मुख्यमंत्री हैं वहाँ के
भगवंत मान उनकी बैठक हुई और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, इन दोनों के बीच बैठक हुई जो बेनतीजा साबित हुई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। मणिपुर में 4 से अधिक बच्चों वाले परिवारों को कोई सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। मणिपुर सरकार ने सरकारी नौकरी या विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए एक परिवार में बच्चों की संख्या 4 तक सीमित कर दी है। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री एस रंजन ने शुक्रवार को कहा कि मंत्री परिषद ने निर्णय लिया है कि 4 से अधिक बच्चों वाले किसी व्यक्ति या परिवार को नौकरियों और सरकारी योजनाओं से बाहर रखा जाएगा जिनके 4 से ज्यादा बच्चे हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की जिसमें इस संबंध में निर्णय लिया गया और राज्य जनसंख्या आयोग की स्थापना को स्वीकृति दी गई। रंजन ने कहा कि राज्य विधानसभा ने पहले मणिपुर में जनसंख्या आयोग की स्थापना के लिए एक निजी सदस्य प्रस्ताव को अपनाया था। भाजपा विधायक जोय किशन ने राज्य में बाहरी लोगों की कथित घुसपैठ पर प्रस्ताव पेश किया था। चलिए, हिमाचल प्रदेश में चुनाव, जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसके लिए डेट आ गई है। 12 नवंबर को मतदान होगा और जितनी भी टोटल 68 सीटें हैं, 68 सीटें हैं, उसके लिए 12 नवंबर को ही चुनाव हो जाएंगे, यानी कि एक दौर में ही चुनाव संपन्न करा दिए जाएंगे। इसमें जो नामांकन की प्रक्रिया है वो 17 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी और 25 अक्टूबर तक ये प्रक्रिया चलेगी। इसमें 12 नवंबर को मतदान किए जाएंगे और इसमें जो कल ही आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने 36,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं लॉन्च करी थी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट न्यूज़ है, आईएनएस अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। भारत ने शुक्रवार को बंगाल की खाड़ी में परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। नौसेना की तैयारी और सतर्कता को परखने के लिए परीक्षण किया गया। परीक्षण में मिसाइल अपने सभी मानकों पर खरी उतरी। हालांकि नौसेना ने यह स्पष्ट नहीं किया कि परीक्षण किस मिसाइल का किया गया है। पिछले 13 वर्षों में भारत की तरफ से पहली बार इस न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्च की गई किसी मिसाइल के बारे में जानकारी दी गई है। इससे पहले वर्ष 2009 में लॉन्च की गई इस स्वदेशी पनडुब्बी के बारे में भारत ने हमेशा से खास गोपनीयता बरती है। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि आईएनएस अरिहंत ने 14 अक्टूबर को पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है। मिसाइल का परीक्षण एवं निर्धारित रेंज में किया गया और इससे अत्यधिक उच्च सटीकता के साथ बंगाल की खाड़ी में अपने लक्ष्य को साधा है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि मुक्त व्यापार समझौते को लेकर भारत और ब्रिटेन में वार्ता, यानी कि एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब भी दो देशों के बीच होता है तो एक तरीके से ये टैरिफ का कार्य करता है। यानी अगर भारत से कोई वस्तु ब्रिटेन में निर्यात की जाएगी तो ब्रिटेन वासियों को सस्ते दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी और अगर भारत ब्रिटेन से कोई वस्तु आयात करता है तो वो भारतवासियों को सस्ते दरों पर उपलब्ध की जाएगी। यानी एक ये वस्तुओं के लिए टैरिफ का कार्य करता है। अब लगभग तय है कि दीपावली तक भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता नहीं हो पाएगा क्योंकि ब्रिटेन सरकार फिलहाल आर्थिक मोर्चे पर गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे में भारत के साथ एफटीए को लेकर जिस तरह की वार्ता होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है। इस बीच शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरी से बात की और माना जा रहा है कि दोनों के बीच एफटीए वार्ता को विफल होने से बचाने पर बात हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस बारे में पूछे जाने पर कहा कि उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। दूसरी तरफ जो यूरोपीय संघ के साथ एफटीए को लेकर चल रही थी चर्चा, वो भी बहुत उत्साहवर्धक प्रगति पर नहीं है। दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रालयों के अधिकारियों के बीच पिछले हफ्ते भी वार्ता हुई है, लेकिन इसे लेकर भारतीय पक्ष बहुत आशान्वित नहीं दिखा। नेक्स्ट न्यूज है, सैनिकों के स्वजन की आर्थिक सहायता में आम लोग भी कर सकेंगे योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को एक वेबसाइट की शुरुआत की जिसके जरिए आम नागरिक सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष में योगदान कर सकेंगे। इस वेबसाइट का नाम है मां भारती के सपूत यानी MBKS।
इस वेबसाइट को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसर में एक समारोह के दौरान शुरू किया गया। सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि AFBCWAF एक सेवा कोष है। इसका उपयोग उन सैनिकों यानी कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना के स्वजनों को तत्काल और आर्थिक मदद के लिए किया जाता है जो सैन्य अभियानों में अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं या फिर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि चुनौतियों का सामना करते हुए सेना के तीनों अंगों ने अपना कर्तव्य पूरी लगन से निभाया है और सैनिक इस गौरवशाली परंपरा के आधार हैं। यह वेबसाइट पारदर्शी व सरल तरीके से आर्थिक मदद प्रदान करने में मदद करेगी। अभिनेता अमिताभ बच्चन इस जो योजना है उसके एम्बेसडर हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज है कि भारत 5G तकनीक दूसरों को देने में सक्षम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत में उपलब्ध 5G तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी है और जिसे कहीं और से आयात नहीं किया गया है। यह देश का अपना उत्पाद है। अमेरिका के जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ एडवांस इंटरनेशनल स्टडीज में सीतारमण ने कहा कि भारत में लॉन्च की गई 5G तकनीक में कुछ उपकरण दक्षिण कोरिया जैसे देश के शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत अब दूसरे देशों को भी मांग के अनुसार 5G तकनीक देने में सक्षम है। छात्रों को संबोधित करते हुए सीतारमण ने भरोसा जताया कि भारत वैश्विक स्तर पर जारी मौजूदा उथल पुथल से बाहर निकल आएगा और तेजी से हो रहे डिजिटलीकरण तथा सरकार के कदमों के बूते निरंतर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि डिजिटलीकरण के तहत भुगतान, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और नियामकीय अनुपालन के मामले में भारत ने एक वैश्विक मानक स्थापित किया है। नेक्स्ट है कि सितंबर में लगातार चौथे माह घटकर 10.7% पर आई थोक महंगाई दर। सितंबर की थोक महंगाई दर में नरमी का रुख है। इस माह की थोक महंगाई दर 10.70% रही है, जबकि इस साल अगस्त की थोक महंगाई दर 12.41% थी। सितंबर में खाद्य वस्तुओं की थोक महंगाई दर भी नरमी के साथ 11.03% के स्तर पर पहुंच गई है, जबकि अगस्त में यह दर 12.37% थी। खाद्य वस्तुओं के साथ कच्चे तेल व प्राकृतिक गैस एवं कच्चे पेट्रोलियम पदार्थों की थोक कीमतों में नरमी से सितंबर की थोक महंगाई दर में नरमी का रुख है। कच्चे तेल व प्राकृतिक गैस की थोक महंगाई दर 44.72% थी, जबकि अगस्त में यह दर 59.84%, तो जुलाई में 65.94% थी। नेक्स्ट है महंगाई रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। शक्तिकांत दास। आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास का मानना है कि महंगाई के बढ़ते जोखिम को कम करने के लिए केंद्रीय बैंक वह सारे उपाय करेगा जो उसके अधिकार में है। यह बात मौद्रिक नीति तय करने के लिए गठित समिति की पिछली बैठक में डॉक्टर दास ने कही है। इस बैठक में रेपो रेट में 0.50% वृद्धि करने का फैसला किया गया था। आरबीआई ने शुक्रवार को बैठक का ब्यौरा जारी किया, जिसमें समिति ने सभी 6 सदस्यों के विचार शामिल हैं। इन सदस्यों के विचारों से साफ है कि जिस तरह से खुदरा महंगाई बढ़कर 7.41% पर पहुंची है, उसे देखते हुए दिसंबर में भी रेपो रेट बढ़ना तय है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, जो है बिजनेस पेज से, इंटरनेशनल पेज से। और इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज है कि कुर्द नेता अब्दुल लतीफ इराक के राष्ट्रपति चुने गए। इराक की संसद ने गुरुवार को कुर्द नेता अब्दुल लतीफ राशिद को राष्ट्रपति निर्वाचित किया है। राष्ट्रपति चुने जाने के तुरंत बाद राशिद ने मोहम्मद सिया उल सुदानी को प्रधानमंत्री मनोनीत किया। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति बरहम सालिह को हराया है। इसके साथ ही पिछले साल अक्टूबर में जारी राजनीतिक गतिरोध समाप्त हो गया है। 78 वर्षीय राशिद ब्रिटेन से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं। वह 2003 से 10 के बीच इराक में जल संसाधन मंत्री थे। तो ये आज का यानी 15 अक्टूबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।